चलिए प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के जो कुछ एक प्रश्न है मेरे पास कि दीदी हमें बता दीजिए कि अगर ऑफलाइन हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर रणनीति क्या होगी, कैसे जो है टाइम मैनेज करें और कैसे जो है गोले भरने हैं या कौन सा क्रम रखें जो है पेपर को अटेम्प्ट करने का कि पहले क्या सब्जेक्ट है। तो सारी चीजों पे हम बात करेंगे। बस बेटा मेरी बताई गई चीजों को ना थोड़ा अप्लाई करना, एक एक चीज ऐसे नहीं करना कि कुछ स्किप करो। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बहुत ही जरूरी है जिनको आप लोग इग्नोर मार देते हैं, उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो हर एक चीज को ध्यान रखना है आपको। देखिए मैंने ये जो चीजें हैं ऐसे ही नहीं बता दी, ये मेरे खुद के अप्लाई की हुई हर चीज, जो हर बात मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद उसको किया हुआ होता है, तब हम आपको बताते हैं। बेटा बहुत कुछ झेला है मैंने, ये जो आपको दिखाई देता है ये तो छोटे से सितारे हैं, है ना। तो जितनी मैंने अपनी जो अब तक का सफर रहा है उसमें मुझे लगता है मेरा समय तो अब शुरू हुआ है। अब तक तो मैंने चीजें झेली ही है, हाँ, बहुत तरीके से। तो उससे निकला हुआ एक निचोड़ होता है, चाहे पढ़ने से हो चाहे पर्सनल लाइफ का हो, हर चीज का एक जो समझाने का तरीका कुछ लोग कहते हैं, तो वो एक बड़ा बहुत ही रास्ता कठोर होता है, उसके बाद ये चीजें निकल के आती है ना। तो आप लोग उसका लाभ उठाइए और आप लोग न गुजरे उस चीज से और एक अच्छा जीवन और एक बेहतर चीजें कर पाए, उसके लिए हम आपसे यहाँ अनुभव साझा करते हैं अपना। तो सबसे पहली बात बेटा, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना, तो मॉक टेस्ट लगाते टाइम आपको जो आपका एनवायरनमेंट है वो ऐसा करना है जैसे एग्जाम सेंटर जैसा। ऐसे नहीं करना है कि आप एग्जाम लगाने बैठे तो बीच में ही रोक दिया कि 2 घंटे की, मान लीजिए आपका पेपर है तो 2 घंटे की प्रॉपर सीटिंग लगानी है। ये नहीं कि 10-15 मिनट, अच्छा एग्जाम करा, किसी ने कुछ काम बता दिया, आपने रोका, अच्छा मैं आके जो है यहीं से शुरू कर लूंगा, ऐसा नहीं। प्रॉपर 2 घंटे की सीटिंग लगानी है, बीच में नहीं उठना है। जो चीजें चाहिए सारी चीजें आप लेकर के बैठिए। ओएमआर शीट आपकी होनी चाहिए, आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो होने चाहिए आपके पास में, और जो है 2-4 खाली पेज भी होने चाहिए। और उसके साथ ही साथ ना एक पेंसिल भी होनी चाहिए, और एक पेन जो गोले भरने का पेन होता है वो मोटा होता है एक, उससे भी फायदा होता है क्योंकि बहुत टाइम का बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे। अगर पतली जो है निब है उसका भरेंगे तो बहुत समय लगता है। तो आप किसी भी शॉप पे जाएंगे वहां से जो है बोल दीजिए मोटा, जो है मोटे वाला पेन दे दीजिए, तो वो काफी मोटा सा आता है और 1-2 बार में करने पर उससे गोले भर जाते हैं। तो वो पेन लेके बैठना है, एक पेंसिल भी लेके बैठनी है। पेंसिल वैसी मत ले आना जो छीलने कटर वाली, ऐसी पेंसिल लेना, तो इसमें क्या होगा, ऐसे टक टक करेंगे आप तो आगे की साइड को आ जाएगी पेंसिल, तो उससे भी कुछ काम आपके इजी हो जाएंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं कि अब दूसरी चीज क्या करें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है आपको अपना एग्जाम शुरू होने से पहले बेटा, है ना। अपने दिमाग को और हर चीज को बहुत पॉजिटिव, या जो भी आपके दिमाग में कुछ चीजें करनी है कि अगर पेपर में कुछ चीजें मॉक टेस्ट में कुछ चीज हार्ड आई तो मुझे आपा नहीं खोना है, मुझे जो है उस चीज से लड़ना है और अच्छे से वहां से निकलना है। ऐसे नहीं कि मनोबल नहीं तोड़ना है, बीच में पूरा प्रैक्टिस सेट करके ही उठना है, या मॉक टेस्ट आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो पूरा करके ही उठूंगा। ऐसे खुद से 2-4 बातें कहनी है, जो भी आपकी कमजोरियां हैं या जो भी आप गलतियां करते हैं उन पर जो है आपको, चाहे तो जो खाली पेपर होंगे उन पर लिख देना है। दूसरी चीज क्या करनी है बेटा, 5 मिनट हम हर एग्जाम में, उस टाइम पे जो है 2014 में ऑफलाइन ही एग्जाम मैंने काफी सारे दिए थे, तो उस टाइम क्या होता था कि मुझे हमेशा आदत थी कि एग्जाम से पहले, क्योंकि सब बहुत टाइम पहले ही बैठ जाओगे जाकर के, ऐसा तो है नहीं कि पहुंचो तुरंत ही तुम्हें सब चीज दे दी जाएगी। उसके बाद अनुलोम विलोम करिए, है ना। अनुलोम विलोम क्या होता है ना, इससे आप लोग समझ गए होंगे। इससे क्या होगा कि जब आप मान लीजिए 5 मिनट बहुत लंबी सांसें एक नाक से लेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, फिर जो है लेंगे, तो इससे आपका जो ब्रेन है ना वो बहुत शांत हो जाएगा। अगले 2 घंटों में अगर आप इसको किए बिना, आप करके देखना, किए बिना कर रहे हैं तो जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ेगा, दिमाग गर्मी सी पकड़ता है एक तरीके से इंजन की तरह, है ना। अगर आप इसको कर लेंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, वो शांत रहेगा दिमाग आपका, और आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये चीजें करनी है। इसके बाद अब मान लीजिए हमने प्रैक्टिस सेट उठाया अपना और स्टार्ट करा। सबसे पहले आपको काम करना है कि हिंदी, जैसे अगर किसी की कोई और चीज से अच्छा वो परफॉर्मेंस आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं अपनी जो है मैंने जो करा है, जिस हिसाब से मैंने चीजें करी हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। तो हिंदी स्टार्ट करेंगे, हिंदी स्टार्ट करेंगे। हिंदी और जीएस एक बार में दोनों पोर्शन को करना है। 25 से 30 मिनट लेने हैं आपको दोनों पोर्शन को विद गोले खत्म करने में। अब विद गोले का मतलब है कि मान लीजिए 40 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चन आपके जीएस के, आपको 30 मिनट में, 25 से 30 मिनट, है ना। इससे ज्यादा तो नहीं पहुंचाना है, कम करने की कोशिश करना है। 25 तक आ जाइए, 25 से भी कम में कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है ना। 25 से 30 के बीच में अपना टाइम रखना है। इसमें आपको गोले भी भर देने हैं। उसके गोले भरने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ गोले भरने हैं। अब आप इसमें करेंगे क्या, कि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी पहले
जो है पूरा पेपर सॉल्व कर लें, उसके बाद लास्ट में गोले भरें। तो ये चीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक एग्ज़ाम था मेरा, उसमें जो है नहीं भर पाए तो वो बुरा लगता है। तो मैंने तो जो इसके ऑफलाइन दिए थे, क्योंकि हमारा तो ऑनलाइन था, पर फिर भी मैंने ऑफलाइन जो है प्रैक्टिस सेट करे थे इसके। प्रैक्टिस सेट बोलने की आदत है मुझे, जिसे तुम मॉक टेस्ट कहते हो, यानी पूरा पेपर एक तरीके से। तो उसमें हम करते थे कि जैसे हिंदी और जीएस कर लिया, फिर 2 के गोले भरते थे। अब गोले भरने का एक तरीका है कि एक बार में ही आप जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर ऐसे-ऐसे भरते रहते हैं। हम ऐसे नहीं करते थे एक बार में, क्योंकि मुझसे गलतियाँ होती थी। यहाँ पर सबका तरीका, कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो गलती नहीं करते। मुझसे गोले भरने में गलतियाँ होती हैं कि कई बार इसका भर रहे हैं तो उसी में 2 भर गए, है ना? एक ही क्वेश्चन में दूसरा छूट गया, तो उससे क्या हो गया कि तुम्हारा एक क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया जो आता हुआ। तो आपको अपनी हर आदत पर काम करना है। तो हम तो जैसे कि पहले का ये, उसमें जो पेंसिल होती थी उससे हल्का-सा टिक लगा देते थे। जो गोले हैं उन पर टिक लगा दिए। दूसरी बार में हम ऐसे पेपर शीट रख लेते थे और उसके बाद ऐसे गोले भरते चले जाते थे। पर आपको अपनी स्पीड और ये चीज़ें मैनेज करनी है कि आप किस हिसाब से करना चाह रहे हैं और किस हिसाब से आपका पूरा पेपर मैनेज हो पा रहा है। मान लो 2 पोर्शन खत्म हो गए, हिंदी भी खत्म हो गई, जीएस खत्म हो गई और आपने गोले भर दिए, तो आपका जो दिमाग है ना वो थोड़ा शांत रहेगा। कई बार क्या होता है कि जब आप नहीं भरते ना 7-7 गोले उसमें ओएमआर शीट में, तो दिमाग में रहता है कि कहीं छूट ना जाए, ये ना हो जाए, तो आपको उसकी भी टेंशन रहती है। तो आपका 50% एग्ज़ाम खत्म हो गया और 50% वैसी हेडेक खत्म हो गई गोले भरने की। अब इस दौरान कुछ एक जो दूसरी चीज़ जो अपनानी है बेटा, इस पे जो बाद में बताते हैं हम, ना पहले दूसरी चीज़ ये है कि अब आपका आ गया मैथ्स और रीजनिंग की बारी। अब ये आपकी रणनीति है कि आप रीजनिंग पहले करते हैं, हम रीजनिंग करते थे लास्ट में ही मैथ अटेम्प्ट करते थे, है ना? तो दोनों का टाइम अब जो है 25 से 30 मिनट इधर होगा, 90 मिनट उधर बचे। तो आपको 90 मिनट ना मान करके उधर 80 मिनट मानने हैं ना? 80 मिनट मानने के बाद 80 मिनट में आपको मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन सॉल्व करना है। अब उसको करने का क्या तरीका है? कि ना क्वेश्चंस पे बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, ये मेरे साथ भी मेरे एग्जाम में हुआ था, नहीं तो मेरे थोड़े से नंबर और जो है बढ़ सकते थे, क्योंकि मैथ्स में मुझसे कुछ एक क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम खिंच गया। तो आपको किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना है ना? अगर आपको एक कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगता है कि इसके तो आसे-पासे मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, तो उसको वहीं छोड़ देना है। ऐसे नहीं कि उसको पिल जाओ जो है निकालने के लिए। कुछ एक कैलकुलेशंस हार्ड होंगी, तो आपको पहले जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है जो ईज़ी क्वेश्चंस हैं, और जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन पे एल लिख दीजिए कि इसको मैं लास्ट में देखूँ। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस से आपको आ जाएँगी। ऐसा नहीं करना है कि आप हर क्वेश्चन पे ही आपने पढ़ा, पढ़ने में एक तो समय लगा, उसके बाद आपने एल लिख दिया, अच्छा चलो बाद में देखूँगा, मुश्किल है ना? तो चुनाव करना, यानी कौन-सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है और कौन से पे थोड़ा समय देना है, ये आपको आना चाहिए। कुछ एक क्वेश्चन्स तो होंगे जिनको आपको पता है तुरंत आप करेंगे उनको, है ना? कुछ एक क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जिन पे बेटा टाइम खा जाते हैं, जैसे मेरे साथ रीजनिंग में भी हुआ था और मैथ्स में भी हुआ था, तो थोड़ा-सा समय गड़बड़ा गया था। है ना? तो आपको जो है उस चीज़ को समझना है कि मुझे इस क्वेश्चन को छोड़ना है और इसको जो है टैकल करना है। वो धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, तो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन को, जैसे मान लो हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने जो है उसको टैकल करा के उसको करा, फिर नहीं हो रहा है, फिर हम उसमें लगे पड़े। फिर हमने बाद में छोड़ा उसको, फिर बाद में जो है दोबारा से पढ़ेंगे तो समय डबल हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम से ही पढ़ा, अच्छा हमें तो वही-वही करने जो हमें आते हैं, तो उसको वो छोड़ देते हैं जल्दी से। और ऐसे-ऐसे करके वो लगभग जो है 40% क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं कि इसको बाद में करेंगे, बाद में, फिर इतना टाइम नहीं मिलने का। तो इस चीज़ को सीखना है आपको कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है और कौन से पर थोड़ा-सा समय लगाना है, पर बहुत ज़्यादा समय किसी भी क्वेश्चन पे नहीं देना है, उससे दिक्कत रहती है। तो मान लीजिए आपने मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर लिए और उनके जो कर लिए उनके गोले भी भर देने हैं। उसके बाद उन क्वेश्चंस को देखना है कि थोड़ा-सा समय बचा करके, ऐसे नहीं कि सारा समय खत्म ही कर लिया, कि जो रह गए थे चीज़ें, है ना? जो रह गई थी उनको भी अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से करना है कि भैया इसका जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उस पे करना है। अब कुछ पूछते हैं कि दीदी सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें या फिर जो है छोड़ दें कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बेटा इसमें मेरा जो तरीका था उसमें ये था कि मैंने शायद शायद कोई क्वेश्चन छोड़ा होगा, वो क्वेश्चंस छोड़े थे जैसे जीएस में या उसमें, जो मुझे पता है कि बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं है ना? पर एक आधा ही होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आप उस पे अगर अटेम्प्ट कर देंगे, उस दौरान 1-2 क्वेश्चन भी सही हो गया आपका, तो वो फ़ायदेमंद रहता है, बिल्कुल ही छोड़ने की बजाय। क्योंकि जब आप कई बार प्रैक्टिस सेट देने के बाद आप देखेंगे ना लास्ट में, तो आप पाएँगे कि जो आपको बहुत अच्छे से आता था, यार ये तो गलत हो गया, और कुछ क्वेश्चंस वो थे जो नहीं आते थे, वो सही हो गए। तो ये भी रहता है, तो आपको देखना है कि आपका ये मतलब कितना सटीक है, गलत क्वेश्चन को सही करने वाला जो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सही को गलत तो कर ही जाएँ, गलत हो तो गलत ही करेंगे 100%, है ना? तो आपको देखना है। मेरा तो ऐसा रहता था कि अगर मैंने किसी चीज़ पे थोड़ा-सा
टाइम लगाने के बाद अगर उसे समय दिया और मैंने लगा दिया तो मोस्टली सही थे, है ना? पर वो क्वेश्चंस गलत हुए मेरे, जो कुछ क्वेश्चंस आते थे और लग रहा था कि उनका मुझे आज तक भी दुःख होता है ना। तो समय वेस्ट नहीं करना है बेटा, और ये चीज़ आपको पेपर जो है प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट इस दौरान सीखनी है। और एक और चीज़ सीखनी है कि जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप, जैसे हिंदी या जीएस के, उन क्वेश्चन में तो इतना उलझाव नहीं होता है। उन्हें एक बार में ही पढ़कर आंसर करने की आदत डालिए। उसकी आदत कैसे पड़ेगी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहली बार में उसको सही पढ़ना है और पहली बार में ही सही आंसर। ऐसे नहीं कि 4 बार वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 4 बार ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आपको ऐसे-ऐसे है ना, तो उसमें बहुत समय वेस्ट होता है। अगर आप सटीकता से, इतने सटीक होकर के एक बार क्वेश्चन पढ़ा, एक बार ऑप्शन पढ़ा, सही से क्वेश्चन पढ़ा, सही से ऑप्शन पढ़े और एक बार में टिक कर दिया, तो उससे आपको बहुत समय की जो है बचत होगी और बहुत मदद मिलेगी। तो ऐसे ही आदत डालनी है। ऐसे नहीं कि कई कुछ लोगों को आदत होती है क्वेश्चन को कई बार पहले इधर से पढ़ेंगे, फिर इधर से पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते ही रहेंगे उस क्वेश्चन को। 2-4 बार जब तक पढ़ नहीं लेंगे तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो उस आदत से जो है बचना है और आपको कोशिश करनी है कि एक बार में ही प्रश्न पढ़ें और आप समझ जाएँ कि प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप कोशिश करेंगे और जब आप इस दौरान जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप अगर इस पे समय देंगे तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। अच्छे से आप चीज़ों को टैकल करना सीखेंगे। अब दूसरी चीज़ है बेटा कि जैसे मान लीजिए आप पूरा प्रैक्टिस सेट हो गया आपका, उसके बाद आपको मैंने कहा है कि थोड़ा समय रुकना है। जैसे मान लीजिए आपने अभी 2 घंटे का लगाया, उसके बाद तुरंत चेक नहीं करना है क्योंकि फिर जो है आपका माइंड पहले ही हौच-पौच रहता है, रख दीजिए, शाम को उसे चेक करना है। परंतु इस दौरान आपको कुछ चीज़ें तुरंत लिख देनी है अपने जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट है, उस पर लेना है और ऐसे करके उस पर लिख दीजिए कि इस दौरान आपका मेंटल जो कंडीशन थी वो कैसी थी? क्या आप कहीं पर घबराए थे बीच में? या फिर कोई ऐसी जगह थी जहाँ आपने टाइम वेस्ट करा, तो उस चीज़ को लिख देना कि इस क्वेश्चन पे मैंने टाइम जो है ज़्यादा दिया। उनकी कोई भी वो बना दीजिए, टी लिख दीजिए कि इसपे मैंने टाइम लगाया है, इस पे मैंने टाइम लगाया है, इस वाले पे जो है ज़्यादा समय लग गया या मुझे समझ में नहीं आया। तो उसको साथ ही साथ लिख दीजिए चाहे, है ना? जिस भी क्वेश्चन पे अगर टाइम दे रहे हैं तो टी लिख दीजिए, समझ नहीं आया तो लिख दीजिए समझ नहीं, है ना? तो थोड़ा-सा पेंसिल से लिखते चले जाइए उस पर कि किसी भी क्वेश्चन पे। इससे क्या होगा कि जब आप उसको एनालिसिस करने बैठेंगे, मान लीजिए शाम को जब आप अपना पेपर चेक कर रहे होंगे, उस दौरान चेक करते टाइम आपको लिख देखना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो आपको देखना है कि इनमें मैंने बताया था आपको, पहले भी कई सारी वीडियो बना रखी है मैंने, तो आपको लिखना है उस पे कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरा सही था, है ना? तो वो सही वाले में तो खैर कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ एक ऐसे सही भी देखने हैं जो तुक्के से सही हुए, क्योंकि हमें सीखना है ना। मान लो तुक्के से सही हो गया, पर उस तरीके के प्रश्नों को हमें सीखना है। जो गलत हुए उन पर विशेष ध्यान देना है। गलत में कैटेगरी बाँटनी है कि आता हुआ गलत हुआ, है ना? या फिर ये मुझे आता ही नहीं था, या फिर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, कि ये किस वजह से ये मेरा प्रश्न गलत हुआ। तो हर एक क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है। उसको लिखते रहिए, इस वजह से गलत हुआ, अच्छा ये इस वजह से हुआ, प्रश्न पे लिख दीजिए। उसके बाद उन टॉपिक्स को चुन लीजिए कि अब मुझे अगला मॉक टेस्ट लगाने से पहले इन-इन टॉपिक पर काम करना है ना? उन टॉपिक्स पर आपको काम करना है। अब देखिए जैसे कोई किसी भी मैथ्स में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को करना है और कई बार करना है। मान लो उस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आपके गलत हुए, उनको कई बार प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि एक बार वो करा और वहीं छोड़ दिया। जब आप उसको और उससे मिलते-जुलते क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर लेंगे, अब मान लीजिए हिंदी में कोई पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे प्रश्न गलत होते हैं, तो उनको जब आप कई बार कर लेंगे, कुछ एक प्रश्न ऐसे गलत होंगे आपसे कि आपने उसको पढ़ा हुआ है पर आपको उस टाइम पे उस पर क्लैरिटी नहीं थी और आपसे गलत हो गए। मतलब मुझे याद है मैंने ये टॉपिक खत्म कर रखा है, पर वो मैंने वो जल्दबाजी में खत्म करने के लिए खत्म करा था, पर उसी से जब प्रश्न आए तो गलत हो गए। तो उनको भी चुन लेना है कि ये इस तरीके के प्रश्न थे। जब आप इस तरीके से डिटेल में एनालिसिस करेंगे बेटा, और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद उन टॉपिक्स पर काम करेंगे, उसके बाद जब अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठेंगे तो बकायदा अपनी डायरी में या जहां पर भी आपने ये सब कहानी लिखी हुई है उसको एक बार देखेंगे कि अच्छा इसमें पिछले वाले में मुझसे ये गलतियां हुई थी, या मैं ऐसे ऐसे घबरा गया था, या मुझे कहाँ डर लगा था। आपके मन की स्थिति जरूर लिखनी है उसमें। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, मन की स्थिति कि कैसा रहा था, मन पॉजिटिव रहा था, बीच में डर गए थे, नेगेटिविटी आ गई थी, या फिर ये आ रहा था छोड़ दूं, क्या चला था आपके मन में जो है प्रश्न करते समय, या पूरे प्रैक्टिस सेट के दौरान कौन सी जगह थी जहां पर आप टूटे, या फिर पूरे जो है प्रैक्टिस सेट में आप पॉजिटिव थे, अच्छे थे, वो भी लिख देना है। अगर कुछ नेगेटिव है वो भी, जो पॉजिटिव है वो भी। तो अगले प्रैक्टिस सेट करने से पहले मॉक टेस्ट, ठीक है, मुझे प्रैक्टिस सेट बोलने की आदत है, मुझे बाद में बताया गया कि प्रैक्टिस सेट, पता नहीं तुम लोग कहते हो कि हिंदी के 40 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट कहते हैं, तो वो मॉक टेस्ट पूरे वाला, ठीक है। तो उसको लेकर के आपको देखना है और उसके बाद अगला मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। तो इस तरीके से बेटा जब आप करेंगे, देखिए एकदम से जादू तो नहीं होगा। मैंने जो चीजें बताई हैं, मैं यूं कहूँ कि नहीं एकदम से सारी चीजें बदल जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होगा बेटा।
पर ये सब चीजें काम करेंगी आपके लिए, ठीक है। जब आप इस पर काम करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, है ना, और शांत दिमाग से अगर चीजों को टैकल करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। पर आपको चीजें सीखनी है, एकदम से जादू की तरीके से नहीं होगा। कुछ बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आप 4-6 जो है मॉक टेस्ट लगाइए, तब देखिए कि आपका स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, है ना। इस तरीके से करते करते तो आप पाएंगे कि हाँ, बहुत अंतर है। जो आपने पहला मॉक टेस्ट दिया था, वो 5वां या 6वां मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें बहुत अंतर आ रहा है। तो इस तरीके से चीजें करनी है। ऐसे नहीं कि एक मॉक के बाद दूसरे में ही बहुत ज्यादा चेक करो। दूसरे में इंप्रूवमेंट होगा, 100% होगा, अगर आपने इस चीज को बहुत सही से करा है। आप क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट करा, एनालिसिस कर लिया, उसके बाद उन पर काम नहीं करा, फिर आपने अगला मॉक दे दिया, तो उसमें जो है चीजें गड़बड़ाएंगी। और बेटा कई बार नंबर जो फ्लक्चुएट करेंगे, क्योंकि कई बार प्रैक्टिस सेट हार्ड है जो है, और कोई आसान आ गया तो उसमें भी वेरी करेंगे। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि दीदी प्रैक्टिस सेट किसके लगाएं। तो बेटा ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो चलो हम बता देते हैं। एक टेक्स्ट बुक नाम सुना है मैंने, है ना, टेक्स्ट बुक हो गया, उनके लगा लीजिए। RWA के लगा लीजिए। ऑनलाइन, ऑनलाइन इसलिए जरूरी है ताकि आपको ओवरऑल स्थिति पता चलती रहे। अब दूसरी चीज आती है कि ऑफलाइन में किसके लेना है। कम से कम 3 के ले लो, है ना। दो 3 दोस्त मिल करके ले लो, कभी उसने उसके ले लिए, कभी उसने। जैसे कि एक तो किरण हो गया, है ना, एक RWA रोजगार विद अंकित हो गया, एक एग्जामपुर वालों का भी ना, मतलब मैंने देखा था कि उनकी एक चीज अच्छी थी कि उन्होंने प्रैक्टिस सेट निकाले हैं। एक प्रैक्टिस सेट लो और उस पर लगा लो, पूरा पूरा 20 सेट है उनके, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, बुक की फॉर्म में होता है तो अलग चीज रहती है। जब आपको प्रैक्टिस सेट एक पूरा पेपर की तरह मिल जाता है, तो हमारा जो दिमाग है उस पर अलग इफेक्ट पड़ता है। तो वो भी अच्छा है। तो 3 के लगाओ कम से कम, है ना। और कभी किसी के, कभी किसी के। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि मान लो मैं ही हूँ, तो मेरी बहुत सी चीजें इर्द गिर्द ही रहेंगी। तो कोई भी अगर संस्थान प्रैक्टिस सेट बनाता है, सब बनाते आधार पर PYQ के, प्रीवियस ईयर के आधार पर ही, पर फिर भी हर एक बंदे का ना एक तरीका होता है, तो वो लमसम उसी रेंज में घूमता है। तो आप 2-3 लोगों के लगाएंगे तो आपके दिमाग में वेरिएशन आ जाएगा ना। तो इस तरीके से लगाइए। 2 दोस्त मिलकर ले लो अगर किसी को फाइनेंशियली दिक्कत है। बाकी मेरा मानना है बेटा कि बुक्स में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना। मतलब प्रैक्टिस सेट या उनको खरीदने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बेशक कपड़े कम खरीद लो, मेरे पास बहुत सारी बुक्स होती है ना। पर मैंने अभी बताया भी था, ऐसे नहीं करना है कि बहुत सारी बुक्स ले ली और उन्हें पढ़ नहीं रहे हो, हिंदी की ले ली, उनको सिलेक्टिव ही रखना है। ये अलग चीज है प्रैक्टिस सेट वाली। ऐसे नहीं कि तुमने हिंदी की 50 किताबें खरीद कर धर ली है अच्छी अच्छी, तो एक ही लो उसकी, तो ठीक है, वो एक अलग चीज है। तो गलत मत समझ लेना इस चीज को, है ना। वो अदर बुक्स के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी होती हैं। जैसे ये जद्दू कृष्णमूर्ति की है, प्रेम क्या है, अकेलापन क्या है ना। ऐसे बहुत सारी बुक्स है देखो। तो हम इन बुक्स की बात कर रहे हैं जिन पर हम कंजूसी नहीं करते, पर सब्जेक्ट की एक ही रखी है ना। तो चलिए, इसी तरीके से आप लोग मुझे कमेंट करके बेटा जरूर बताना है लास्ट में ना। कमेंट करके बताओ, क्योंकि तुम्हारे कमेंट ही होते हैं जिससे मेरा मन करता है साझा करने का, है ना। कुछ लोगों को, आप लोगों में से बड़ी दिक्कत होती है, सब इंस्पेक्टर यूट्यूब से भी कमा रहे हैं यहाँ से इस सब से क्या है, अगर कोई नहीं भी बनाएगा वीडियो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं चलना है, क्योंकि हर इंसान को एक उसके बाद ही देखते हैं। मैंने वीडियो तो बेटा 7 साल पहले ही बनाया, तब तुम लोगों को पसंद नहीं आई, पर जब वर्दी मिल गई तो हम सबकी साइकोलॉजी होती है, जो सफल हो जाता है किसी भी चीज में थोड़ा, तभी देखते हैं उसको। तो सब लोग अपनी सफलता पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं, और आलोचनाओं पर कम ध्यान दो, ठीक है। चलिए, जय हिंद।